ब्रिगेडियर साहब, जंग बंदी में अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि तौसी तो हो गई है, लेकिन दोनों फरीकों को मुज़ाकरात पर लाना अब एक बहुत बड़ा टास्क है। आप क्या देखते हैं, आपकी इस पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी अगर हम देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फ्राइडे तक ये पीस प्रोसेस रिस्टोर हो सकता है, इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपकी क्या इस पे रिजर्वेशंस क्या हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखें आदिल, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 3-4 दिन का जो स्टेलमेंट था, एक ने फील्ड मार्शल ने और आई एम श्योर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने मिलके बहुत प्रोग्रेस की होगी, दोनों साइड पे बात की होगी, डिस्कस किया होगा, दोनों का नुक्ता नज़र बताया होगा, एक दूसरे को ब्रीफ किया होगा, उधर से पॉइंट पे जाके उनको बताए होंगे, ताकि जो इरिटेंट्स है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गए। जो वो कह रहे हैं फ्राइडे को बात हो सकती है, उनका लहजा भी बड़ा नरम था और मुझे तो यही लगता है कि कल शायद किसी वक्त वो ये जो ब्लॉकेट है नेवल ये भी ख़त्म कर दें प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसी के साथ गुडविल जैसे के तौर पर ईरान जो है वो इसका स्ट्रेट फॉरमोस्ट का ब्लॉकेट ख़त्म करे, जिससे वहाँ की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। बिकॉज ईरान को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो उनकी वहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकता, जो ऑयल है वो भी बाकी दुनिया के जा रहे हैं, इनका बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ है। इससे एक बड़ा साजगार माहौल पैदा होगा और इसके साथ साथ बाकी जो पॉइंट्स हैं जिनमें जहाँ भी कहीं कभी कन्वर्जेंस नहीं थी वो भी डिस्कस हो रहे होंगे, और बाय द टाइम ये फ्राइडे को ये डिसाइड होता है कि व्हेन दे आर कमिंग, या फ्राइडे की रात को आ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, उस वक्त तक काफ़ी हद तक मेरे ये तमाम जो पॉइंट्स दोनों साइडों के थे वो कन्वर्ज हो गए होंगे, फैसला हो गया होगा। और जब ये इस्लामाबाद आएंगे तो उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसको दोनों पार्टी को दिखाने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गए, पेपर तैयार होगा, उसको साइन भी कर दिया जाएगा। सो ये 3-4 दिन का जो स्टेलमेंट पीरियड है इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया होगा फील्ड मार्शल ने भी और हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, बिकॉज ये डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ताकि इसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। आई विश के इस तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि जब आप इसके बाद बैठे तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद और ज़रूरत है छिटेंगी, यहीं पर सारी हद तक ये मसाइल हल हो जाएंगे और बैठ के ये एक ड्राफ्ट तैयार होगा, दोनों साइड देख लेंगी, अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद इसको कोर्ट को साइन किया जाएगा और इट विल बी बिगेस्ट न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे, रडार पे विल हैव अ स्पेशल प्लेस, और उसमें सबसे नुमायां जो होंगे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। जिस तरीके से उन्होंने एक्चुअली लेट मी टेल यू मार के हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इतनी बड़ी फ़ौज को शिकस्त फाश दी है, वहाँ से पाकिस्तान की और पाकिस्तान मिलिट्री की जर्नी टुवर्ड्स हाइट स्टार्ट हो गई थी। इंडिया आइसोलेट होता गया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। फिर जो लंच बनाया जावेद मलिक साहब ने जो बताया, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो उनको किया ट्रंप को, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग फील्ड मार्शल, और वहाँ से डेवलप हुई अंडरस्टैंडिंग और वो कल्बिनेट होगी अब आके। और इसके बाद के जो फ़ायदे होंगे मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छे होंगे, डिविडेंड्स होंगे जब ये अकॉर्ड साइन हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ट्रेड में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट या अफगानिस्तान इशू जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान ख़ास तौर पर अमेरिका जो पाकिस्तान को देखता था इंडिया के प्रिज्म से, मेरे ख्याल में अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी एंड इंडिया विल बी सब्ट्रैक्ट, और साथ वो जो प्रॉक्सी से यूज़ कर रहा है उस पर भी शायद प्रेशर हो, और इंडिया अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम है ये अफगान रजीम की वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इट शुड बी प्राइज मनी। अगर हम इसको पाकिस्तान के लिए समझे तो इट शुड बी बिगर सक्सेस। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ईरान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं और डिसीजन मेकिंग का जो वो समझते हैं कि वहाँ इस वक्त क्राइसिस है, उसको बेस बनाकर ये फ़ैसला किया गया है। सो कितना इम्कान इजरा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि वहाँ ज़ाहिर है उनका जो सिस्टम है वो IRGC का अप्रूवल लेना हो या सुप्रीम लीडर की अप्रूवल लेनी हो, ज़ाहिर है 3 ये अलग-अलग तरीके से काम करते हैं सिस्टम्स इनके। सो आपको कितना लगता है कि जो प्रपोजल्स जो अंडर डिस्कशन हैं वो काबिल कबूल होंगे? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है कि फ्राइडे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ईरान के साथ डील हो जाए और डायलॉग जो है वो रिस्टोर हो जाए। सो कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को?
जी आदिल भाई, इसमें मैं थोड़ी सी ब्रिगेड साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ये हमारी ऑफ कोर्स हम बात करते हैं इस मसले के हल के हवाले से, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको हाईलाइट कर लें कि पाकिस्तान ने जिस तरह ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन को असर्ट किया है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विन है डिप्लोमेटिकली। आई मीन आई कैन नॉट ओवर स्टेट इट, लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिक ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमेशा पेरीफेरी पे रहा है, आउटस्कर्ट्स में रहा है। हमें एक नैरो लेंस से देखा जाता था, जैसे कि हमें एफ पैक कभी कहते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान यानी ट्रबल जोन, या फिर आपको साउथ एशिया में, या आपको इंडिया के खिलाफ, यानी थिंग्स लाइक दैट। फिर वो ऑल दोज जो एलिमेंट्स थी उनके साथ आपको कनेक्ट करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी पर उसको पहचाना गया है। उसकी पहचान जो है वो हम देख रहे हैं एज ए पीस मेकर, एज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस। और ये जो इन्हांसमेंट पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग में आई है, इसके डिविडेंड्स जो हैं वो सिर्फ इस पीस प्रोसेस में नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देखिएगा कि जिस तरह मैं जब बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर मेरा ताल्लुक मीडिया से रहा, तो मैंने बड़ी तवील अरसे से मैं देखता आया हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को। देखिए जिस तरह से हमें अप्रिसिएशन लेटर्स और अप्रिसिएशन कॉल्स आ रही थी ग्लोबल वर्ल्ड कैपिटल से, मेरी मेमोरी में नहीं है कि ऐसा कभी हुआ होगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये क्रेडिट क्यों जाता है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री क़यादत है वो एक पेज पे है। हम सुनते थे, आदिल भाई आप भी बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, यू नो, कि हमें कहा जाता था कि वी आर ऑन द सेम पेज, बट इट यूज्ड टू बी लाइक अ क्लीशे या प्रोवर्ब। अब हमें एक्चुअली नज़र आ रहा है कि दे आर ऑन द सेम पेज, और जब आप सेम पेज पे होते हैं उसके समरात आपको डोमेस्टिकली भी नज़र आते हैं और ग्लोबली भी नज़र आते हैं। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन, देखिए मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट देयर इज़ अ सोल्यूशन अवेलेबल। और वो सोल्यूशन जो है वो इस हवाले से है कि ईरान के अंदर वो एलिमेंट्स जो ये समझते हैं कि ईरान को इस परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रहने का फ़ायदा नहीं है। देखिए उनके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं जितने कि सऊदी अरेबिया गल्फ़ ममालिक के पास हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि गल्फ़ ममालिक ने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया है। यानी वही तेल उनके पास है, उन्होंने अपने अपने ममालिक को एक प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल बना दिया है। एक ऐसा मॉडल आदिल भाई जहाँ पे 200 नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। क्यों आते हैं वहाँ पे? क्योंकि उनको नज़र आते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़। उसके बरक्स अगर आप ईरान पे देखें तो उनके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, न जाने उनके पास कितने रिसोर्सेज जिनके बारे में हमको पता नहीं है। प्लस उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं तकरीबन 40 साल 50 साल से, और उनके बहुत से असासे मुंजमद हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका ईरान की गवर्नेंस के अंदर ये समझता है कि हमें इस हालत जंग से बाहर आना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम तमाम यानी परपेचुअली वॉर के स्टेट में रहें, हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आवाज़ें हैं वो कमज़ोर हैं, वो उस इतनी तवाना नहीं है जितनी कि IRGC का व्यू पॉइंट है। ये वो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरी नज़र में। लोग कहते हैं स्पॉयलर है, इजराइल ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ठीक है उनके भी होंगे एजेंडाज, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त इस पर्टिकुलर पीस प्रोसेस में इजराइल जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो चुका है। स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस जो है वो एक तरह से डिप्लोमेटिक डिफीट होती है आपकी। मैं नहीं कह रहा कि इजराइल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर डायलॉग में इजराइल कहीं नहीं है, उससे कोई मशवरा नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक मीडिएटर है और पाकिस्तान नैरेटिव को शेप कर रहा है टुवर्ड्स पीस। और दो जो मेन पार्टीज़ हैं वो कोई आम लोग नहीं बैठे हुए, अमेरिका का कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपको याद होगा आप देखते आए हैं तवील अरसे से मीडिया को, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट होता था जब इस्लामाबाद में, तो हम उसके ऊपर भी कितने खुश हो जाते थे। मैं मलिक साहब you're absolutely spot on, मैं यही बात कह रहा था। अंडर सेक्रेटरी तो आपने फिर भी मतलब उस एक कंट्री की तरह से रिप्रेजेंटेशन, हम तो IMF का डेलीगेशन आना और ना आना डिस्कस कर रहे होते थे कि IMF का डेलीगेशन आएगा नहीं आएगा, और उनका वफ्द पहुंच गया है। सो आई एग्री विद यू कि आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ज़ाहिर है वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस वक्त हमारा टॉपिक ये नहीं है, उनका ये ख्याल है कि जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपको पता है ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले जो है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर उनका आया, उससे पहले तो ब्रिटिश पेट्रोलियम और अमेरिका और वेस्ट का रिसोर्सेज के ऊपर समहाउ एक वाया पहलवीज जो है वो कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई
और हमने देखा कि वो एक डिफरेंट ईरान था और फिर उसके बाद इनकी एनिमिटी आज 40-50 ईयर्स से यहाँ तक पहुँच गई और ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। बट ये दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू और आप ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान को अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि रीजन और उनके खुद अपने लिए बेटरमेंट आ सके। बट अब इशू चैलेंज यहाँ पर यह है कि ये दोनों, एक की सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी है और वो टफ नेगोशिएटर्स हैं और एक के पास सुपर पावर है इस वक्त। सो इस इंटरेस्टिंग सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत भी दे रहा है और पाकिस्तान प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एंटायर प्रोसेस। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम ना देना, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे अमरीकी प्रेसिडेंट पर एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ईरान मुज़ाकरात का अमल जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। जी शुक्रिया। पहली बात ये कि ओपन एंडेड जो सीज फायर की डेडलाइन उन्होंने दी है वो उसमें एक तो सूरत हाल ये हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि टाइम हम सिक्योर कर सकें और दोनों जो कंफ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके दरमियान एक ह्यूज लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है उसको हम थोड़ा सा बिच करने में टाइम लें। दूसरा कि जो अमेरिका ने ईरान को अपनी डिमांड्स डाली हैं, एक तरफ तो उन्होंने डिमांड्स डाली हैं, दूसरी तरफ वो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन के अंदर लाके उन्हें थोड़ा सा कंपेल कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारी डिमांड को मीट करें और ईरान फिर इन टर्न फुली कंप्लाई नहीं कर रहा बल्कि टोटली अभी कंप्लाई नहीं कर रहा। इन टर्न वो अपनी एक प्रेशर उनके ऊपर डाल रहा है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आज थोड़ा सा उन्होंने जो वसल्स को भी उन्होंने इंगेज किया है, उसने अपना जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर दोबारा से ब्लॉकेट को वो कह रहे हैं कि हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इस सारे बैकड्रॉप के अंदर पहली बात तो जो आपने बारहा की कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तो सारी दुनिया ने सराहा है, उसको हम भी सराहते हैं, बहुत खुशाइन बात है। तो दूसरी बात कल पिछले कुछ दिन 2 दिन पहले आपने देखा होगा CDF साहब का जो विजिट था उसके दौरान 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जिसने पूरी दुनिया को एक होप दी कि जी अब कोई बेहतरी की तरफ राह खुल गई है। नंबर 1 तो ये था कि वहाँ बैठे हुए उनके लेबनान सीज फायर जो है अनाउंस हुआ। नंबर 2 जो है वो ये है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो है ना अनाउंस कर दिया कि हम उसको खोल देते हैं तमाम हर किस्म की गुजरगाहों के लिए। अब ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई तो इसके बीच में मिसट्रस्ट कौन लेकर के आया? ये अमेरिका जो बड़ी पार्टी इसके अंदर है वो खुद लेकर के आया बाय इम्पोजिंग नेवल ब्लॉकेट। ये जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस की नाकाबंदी की, इसके बैकड्रॉप में 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि ईरान समझता है कि अगर हम इनकी स्ट्रेट अवे डिमांड जैसे कि अमेरिका हमारे ऊपर लेकर के आया हम मान लें तो फिर इन टर्न हमारा फ्यूचर क्या होगा, कौन हमारा गारंटर बनेगा, हमारा जो कौन गारंटी देगा कि दोबारा से ये हमारे ऊपर किसी भी किस्म की जो जंग है वो हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको पता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और उनका जो इनरिच यूरेनियम है उसको लेकर के मामलात हैं। तीसरा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के जो अगले मामलात हैं कि उसका कंट्रोल कौन लेगा, उससे जो ना टोल कौन वसूल करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सारे मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो सीज फायर की बात है, सीज फायर तो ठीक है हो गया, आगे हमें उम्मीद भी है कि ये रास्ता आगे के लिए खुल जाए और दोनों पार्टीज आगे चलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रास्ता कठिन है। इस कठिन रास्ते के अंदर दोनों जो अमेरिका और ईरान है उन दोनों को एक दूसरे की एक तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर। आपको लगता है कि अगर किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं पीस प्रोसेस में तो उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट किसी थर्ड पार्टी को देने पर ईरान अग्री करेगा? इसमें देखिए आज सुबह का अगर आपने देखा होगा IAEA के जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि अगर बायलैटरली या यूनिलैटरली अमेरिका या सदर ट्रंप साहब अगर कोई भी किसी भी किस्म की डील न्यूक्लियर इशू को लेकर के ईरान के साथ करते हैं तो ये एक इल्यूजन होगा। उन्होंने कहा है कि IAEA जो है एक मेन इदारा है दुनिया का और वो बेसिकली UN लेड एजेंसी है जो कि मामलात को देखती है। किसी भी किस्म का ईरान के साथ जो एग्रीमेंट होगा न्यूक्लियर बेस्ड उसमें IAEA का किरदार और उसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। एक तो ये है जिसमें मैं कहूँगी कि ये बायलैटरली या कुछ 2 या 4 इंडिविजुअल बैठ के अगर कोई भी ईरान के साथ मायदा तय करते हैं तो वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर भी जो मायदा हुआ था JCPOA 1 जिसको हम कहते हैं JCPOA, उसमें मल्टीपल पार्टीज EU US एंड मल्टीपल स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व थे जाके वो मटेरियलाइज हुआ था। तो अगर किसी भी किस्म
उनकी डील साइन होती है या कोई भी जो मिडिल ईस्टर्न या सो एनरिच यूरेनियम आपके ख्याल में वो देगा थर्ड पार्टी को या नहीं, अगर आईएईए ऑब्जर्व भी कर? देखें न्यूट्रल थर्ड पार्टी को दे भी सकते हैं। अगर इसमें एजेंसी आती है, आईएईए आता है, वो कंट्रोल ले सकता है। कोई भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो ले सकती है। इसमें देखिए, जब आपको पता रशिया टूटा था, बहुत सारा मटेरियल रह गया था सेंट्रल एशियन स्टेट Right. जो टूट गई थी रशिया से, तो बाद में उनको रशिया के हवाले कर दिया गया था, वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। ये मामला कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी को उसको एग्री करवा सकते हैं। मुश्किल कहाँ पे आपके ख्याल में, मुश्किल कहाँ पे? पहले नाकाबंदी तो खुले, फिर हम आगे चले, कोई बातचीत का रास्ता खुलता है। सो अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से आप कह रही हैं मेन इरिटेंट अमेरिकन ब्लॉकेड है इस वक्त? बिल्कुल जी, मेन इरिटेंट इस स्टेज पे अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड है। अगर वो थोड़ा सा खोले तो फिर आगे बातचीत के लिए रास्ता खुलता है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।